सब कुछ जानते हुए भी जूही ने उस बंगले के पास साधना और राहुल की मुलाकात कराने का प्लान बना डाला और खुद रिया और साधना को लेकर उस बंगले के अंदर दाखिल हो गई, जिसका मेन गेट टूटा हुआ था। थोड़े इंतजार के बाद जब राहुल वहां नहीं पहुंचा तो अकुलाहट भरे अंदाज में रिया बोली, अरे यार, ये राहुल भी ना बहुत ही लापरवाह बंदा है, अभी तक नहीं आया। तभी जूही हंसते हुए बोल पड़ी, अरे मेरी जान, तू थोड़ा इंतज़ार तो कर ले, तब तक मैं तेरे लिए बंगले के भूत से कहकर चाय की व्यवस्था कराती हूँ। और फिर जूही और साधना दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। तीनों सहेलियों में जूही बहुत ही आधुनिक ख्यालों की लड़की थी। वह हमेशा ही उन कामों को करने में उतावली दिखती थी जो चैलेंजिंग थे, और हर उस जगह पर जाने में उसे बड़ा मज़ा आता था जो भूत प्रेत जैसी घटनाओं के कारण खतरनाक समझे जाते थे। उस बंगले की भी एक डरावनी और खौफनाक कहानी थी, जिसकी वजह से ही वह बंगला वीरान हो गया था और आज भी कोई गांव का इंसान उस बंगले के आसपास भी नहीं फटकता था। और यही वजह थी जूही ने साधना और राहुल को दोपहर के वक्त उस बंगले में मिलाने का प्लान तैयार किया था। दरअसल राहुल और साधना एक दूसरे को प्यार करते थे और साधना की हिज्जत थी कि राहुल से मिलना है, इसलिए जूही ने उस बंगले के पास मिलने का प्लान बनाया था। पर बंगले के पास पहुंचकर जूही को दरवाज़ा खुला मिला तो अंदर ही दाखिल हो गई। तभी जूही बंगले में बने एक कमरे के उस दरवाजे को खोलने लगी, जिस पर चिपकी एक तख्ती पर साफ साफ लिखा था, इस दरवाजे को भूल कर भी न खोलें, ना ही अंदर दाखिल हों। पर जैसे ही जूही को उस दरवाजे को खोलते रिया ने देखा तो वह जोर से चिल्लाई, जूही, और दौड़कर जूही को डपटते हुए रोका। पागल हो गई क्या? क्यों हम सबकी जान को खतरे में डाल रही है? जानती है ना इस दरवाजे के खुलने से क्या होने वाला है? तभी जूही बोली, अरे छोड़ो भी यार, आज मैं तुम दोनों का डर दूर करके ही रहूँगी कि इस बंगले में कोई भूत नहीं है। तभी रिया साधना से बोली, हम लोग यहाँ से चलते हैं, हमें नहीं देखना क्या है इस दरवाजे के पीछे। और अभी उन दोनों ने मुड़कर एक कदम ही आगे बढ़ाया था, तभी दरवाज़ा एक डरावनी चर की आवाज़ के साथ आधा खुला और जूही उसके अंदर चली गई। दरवाजे के खुलते ही उस कमरे से एक ऐसी मदहोश करने वाली खुशबू निकली कि न चाहते हुए भी रिया और साधना जूही के पीछे पीछे उस कमरे के अंदर दाखिल हो गई। इससे पहले कि उनकी कुछ समझ में आता, तीनों धड़ाम से कमरे में बनी सीढ़ियों से नीचे गिरीं। तीनों घबराते हुए उठीं तो पर उस कमरे में फैले अंधेरे और मकड़ी के जालों में ऐसी उलझी कि दोनों ही जूही को कोसने लगीं। दरअसल उस कमरे से नीचे के हॉल में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं, पर अंधेरे के कारण तीनों लड़कियां समझ नहीं पाईं और सीधी सीढ़ियों से नीचे हॉल में जा गिरी। गनीमत रही कि कमरा ज़्यादा ऊंचा नहीं था, वरना एक आध की टांग तो टूट ही सकती थी। अब वे तीनों अभी मकड़ी के जाल से बाहर निकलने के लिए छटपटा ही रही थीं
कि तभी उस हॉल के एक कोने से किसी आवाज ने तीनों को चौंका दिया। चोट तो नहीं लगी मेरी बच्चियों? वह लरसती हुई आवाज किसी बुजुर्ग महिला की थी, जिसे सुनते ही रिया और वंदना तो जोर जोर से चीखे जा रही थी और कुछ ही देर में वंदना तो बेहोश होकर गिर ही गई। अब जूही ने देखा उस कमरे में एक खिड़की लगी थी, जिसके बंद होने के बाद भी उसकी संद से रोशनी आ रही थी, जिससे उन्हें अब उस कमरे में धुंधला सा दिखाई देने लगा था। जूही ने देखा कोने में पड़े पलंग पर एक बुढ़िया बैठी है, जो उन तीनों को जिसका मैं बुला रही थी। अरे यहाँ आओ मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी। पर जूही वंदना को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। इस पर बुढ़िया जरा झुंझला गई। अरे पड़ा रहने देना उसे, और कोई एक तो आओ मेरे पास। जूही ने सोचा कि बुजुर्ग महिला है, लगता है किसी तरह यहाँ फंस गई है, और उसके पास चली गई। पर तभी उस बुढ़िया ने अपने कमज़ोर हाथों के बड़े बड़े नाखूनों से उसकी गर्दन पकड़कर अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ाने ही वाली थी। तभी रिया ने एक झटके से बुढ़िया को धक्का देकर जूही को पलंग से दूर खींच लिया। पर जूही के गर्दन में उस बड़ी बुढ़िया के नाखून चुभ गए थे, जिससे खून निकल रहा था। तभी देखा वह बुढ़िया पलंग से उठकर धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। अब तक वंदना भी होश में आ चुकी थी। अब वे तीनों उस खिड़की की तरफ भागी जहां से हल्की रोशनी आ रही थी, और तभी देखा बुढ़िया अचानक भयानक आवाज में गुर्राई। तुम लोगों को लगता है तुम जिंदा यहाँ से बच के जाओगी? मैं बूढ़ी हो गई तो क्या, तुम्हारा खून पीते ही फिर से जवान हो जाऊंगी। आजा, कोई एक मेरे पास जल्दी आजा, मुझे गुस्सा मत दिला, नहीं तो शाम को मेरा बेटा आएगा ना, तब उतनी ही दर्दनाक मौत मैं तुम्हें दूंगी। और एक फुर्ती दिखाते हुए उसने वंदना की गर्दन पकड़ ली। वंदना बुरी तरह चीख रही थी और बुढ़िया अपनी हड्डियों जैसे हाथों से उसका गला दबाए जा रही थी। रिया और जूही लाख कोशिशों के बाद भी बुढ़िया की पकड़ से वंदना का गला छुटा नहीं पा रही थी। तभी रिया ने उस खिड़की के पास जाकर बचाओ बचाओ आवाज लगाई और खिड़की खोलने की कोशिश करने लगी। और तभी एक झटके के साथ आधी खिड़की का हिस्सा खुल गया और वहां से आती धूप जैसे ही बुढ़िया पर पड़ी, एक चीख के साथ बुढ़िया ने वंदना की गर्दन छोड़ी और अपने पलंग की तरफ भाग गई। अब तीनों लड़कियां इतना तो समझ गई थीं कि वे खिड़की के पास जब तक धूप है तभी तक सुरक्षित हैं। अब तीनों ही मिलकर जोर जोर से आवाज लगा रही थी, बचाओ बचाओ, कोई सुन रहा है। पर कोई था जो उनकी आवाज तो सुन रहा था, पर आवाज कहाँ से आ रही यह खोजने की कोशिश करते हुए राहुल जब बंगले के पिछले हिस्से में गया, जहाँ तमाम झाड़ी पीपल बरगद उगे हुए थे, और
वहीं उन झाड़ियों के बीच एक खिड़की थी जहां से तीनों की आवाज़ें आ रही थीं। अब राहुल जल्दी जल्दी उस झाड़ी में घुसते हुए उस खिड़की के पास पहुंच गया जिसके अंदर से तीनों चिल्ला रही थीं। राहुल ने उस खिड़की को किसी तरह तोड़कर उन तीनों को बाहर निकाला। उसके बाद रिया जब राहुल पर चिल्लाते हुए बोली कि तुम लेट क्यों हुए थे, तो राहुल ने बताया कि मैं तो कब से बंगले के बाहर खड़ा हुआ था, तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। इसके बाद वे सभी लोग घर आए और अपने परिजनों को जब बंगले वाली बात बताई और कहा कि उस बंगले के अंदर एक बुजुर्ग महिला बंद है जो पागल हो चुकी है। पर जब पुलिस वहाँ गई तो देखा कि उस पलंग पर एक महिला का सूखा कंकाल पड़ा था। इसके बाद पूरा का पूरा गांव किसी अनजान आने वाली आफत के लिए उन तीनों ही लड़कियों को कोस रहा था, पर वे मुस्कुरा रही थीं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि रोज़ एक सत्य भूतिया घटना से आपको अवगत करा सकूं। नमस्कार दोस्तों। नहीं